जेनेवा में शुरू हुई ईरान अमेरिका की बैठक। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत, तारिक रहमान बने प्रधानमंत्री। रूस यूक्रेन में डोनबास पर बढ़ा तनाव। अल होल संकट को लेकर अलर्ट पर एजेंसियां। एआई हब बनने की दौड़ में भारत सबसे आगे। जापान में पहली महिला पीएम बनी ताकाइची। कैलिफोर्निया की ग्रीन डील से अमेरिका में बवाल। ग्रीन टेक्नोलॉजी में जापान मलेशिया की साझेदारी। यूरोपीय यूनियन की नई माइग्रेशन नीति पर बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त हो चला है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका ईरान की। अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है। 2026 में ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने हैं तो बातचीत दोबारा शुरू हुई। पहली बैठक फरवरी 2026 की शुरुआत में ओमान में हुई थी। दोनों देश सीधे नहीं मिले बल्कि ओमान ने बीच में संदेश पहुंचाए। वहां कुछ अच्छी बातें हुई और दोनों पक्षों ने कहा कि आगे भी बातचीत होगी। अब दूसरी बैठक 17 फरवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हो रही है। फिर से अप्रत्यक्ष तरीके से बात हो रही है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा है कि वे खुद भी पीछे से इस बातचीत में जुड़े हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान अगर समझौता नहीं करता तो नतीजे बुरे हो सकते हैं। अमेरिका ने इलाके में अपने जहाज और सैनिक बढ़ा दिए हैं। ईरान ने भी समुद्र में बड़े अभ्यास किए हैं और कहा है कि हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत सीमित हो और सभी जगह जांच हो सके। ईरान कहता है कि उसके पास हथियार नहीं है और पाबंदियां पूरी तरह हटनी चाहिए। अगर बात बन गई तो तनाव कम होगा, नहीं तो युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अभी बैठक जारी है और फिलहाल नतीजे का इंतजार हो रहा है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के बाद राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष हैं, जो 17 फरवरी 2026 को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उनकी पार्टी को चुनाव में बड़ा बहुमत मिला, जिससे बीएनपी 20 वर्षों बाद सत्ता में लौटी है। शपथ ग्रहण समारोह ढाका के जातीय संसद भवन में आयोजित किया गया, जहां पहले नए सांसदों ने राष्ट्रपाल मोहम्मद शाहबुद्दीन के सामने शपथ ली और फिर नए मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। यह समारोह बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक नया अध्याय माना जा रहा है, क्योंकि अब तक हाशिया सरकार का दौर खत्म हो गया है। भारत सहित कई देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर भाग लेकर दोनों देशों के मजबूत और मित्रतापूर्ण संबंध का संदेश दिया। समारोह में कुल 13 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा मिला। शपथ ग्रहण के बाद रहमान ने कहा कि उनका लक्ष्य शांति, लोकतंत्र और विकास को आगे बढ़ाना है। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक इसे बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बदलाव मान रहे हैं। इस तरह बांग्लादेश के नए नेतृत्व के साथ अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया है और अब देखना यह बाकी है कि देश की दिशा और विदेश नीति भविष्य में कैसे आगे बढ़ती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि रूस यूक्रेन से संबंधित। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2022 से चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अब तक करीब 20% जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसमें क्रीमिया और डोनबास इलाका शामिल है। ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत शुरू की। अमेरिका इन बातचीत में मध्यस्थ है। पहली बड़ी बैठक जनवरी 2026 में अबू धाबी में हुई थी, जहां ज्यादातर युद्ध रोकने पर चर्चा की गई। अब दूसरी बैठक 17 फरवरी 2026 से जेनेवा के स्विट्जरलैंड में 2 दिन से चल रही है। रूस और यूक्रेन की टीमें मिल रही हैं। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे लोग मध्यस्थता कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा जमीन का है। रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनेट्स्क इलाके की बाकी 20% हिस्से को छोड़ दे, जहां अभी यूक्रेन का कब्जा है। रूस ने पहले से ही वहां की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मांग रहा है। यूक्रेन इस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आक्रमणकारी को कुछ भी देना बड़ी गलती होगी। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर ज्यादा दबाव डाल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को जल्दी टेबल पर आना चाहिए और समझौता करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी डील नहीं हुई तो मुश्किल होगा। यूक्रेन कहता है कि अमेरिका रूस पर कम दबाव डाल रहा है। बातचीत में सुरक्षा गारंटी भी एक मुद्दा है। यूक्रेन चाहता है कि भविष्य में पश्चिमी देश सुरक्षा दें, लेकिन रूस विदेशी सैनिकों को यूक्रेन में नहीं आने देना चाहता। उम्मीद कम है कि कोई बड़ा समझौता हो, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं। युद्ध की चौथी सालगिरह 24 फरवरी को आने वाली है।
अभी लड़ाई जारी है और नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि सीरिया से जुड़ी हुई है। सीरिया में ISIS के खिलाफ लड़ाई खत्म होने के बाद हजारों लोग, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे, अल होल कैंप्स में रखे गए थे। यह कैंप उत्तर पूर्वी सीरिया में है और यहाँ ISIS के परिवारों को रखा गया था। कैंप की देखभाल पहले कुर्दिश फोर्सेस यानी SDF करती थी, लेकिन जनवरी 2026 में सीरियाई सरकार ने कुर्दिश इलाकों पर हमला किया और कैंप पर अपना कब्जा कर लिया। कुर्दिश फोर्सेस के हटने के बाद कैंप में अफरा तफरी मच गई, सुरक्षा कमजोर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के अंत में हजारों लोग कैंप से भाग निकले। कुछ ने फेंस काटकर, कुछ ने मुख्य गेट से निकलकर भागने में कामयाबी हासिल की। सरकार ने कहा कि कुर्दिश फोर्सेस ने जानबूझकर छोड़ा, लेकिन कई जगहों पर सरकारी सैनिकों ने रोकने की कोशिश नहीं की। अब कैंप लगभग खाली हो गया है, सिर्फ कुछ 100 लोग बचे हैं जिन्हें दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इससे सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। कई ISIS से जुड़े लोग अब बाहर हैं जो दोबारा हमले कर सकते हैं। अमेरिका ने पहले ही हजारों ISIS कैदियों को इराक भेज दिया था ताकि वे भाग ना सकें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 34 ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं और बच्चे रोज कैंप से निकले और दमिश्क जाने की कोशिश की, लेकिन सीरियाई अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया क्योंकि कागजात ठीक नहीं थे। वे वापस कैंप लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि सरकार उन्हें वापस नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि अपनी गलती की सजा खुद भुगतें। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। यह घटना दिखाती है कि सीरिया में बदलाव के साथ ISIS का खतरा फिर बढ़ सकता है। दुनिया भर में चिंता है कि भागे लोग कहां जाएंगे और क्या करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि AI और भारत से संबंधित है। दरअसल भारत तेजी से दुनिया का बड़ा AI हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले कुछ सालों में डेटा सेंटर में $200 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए तक निवेश लाना है। यह योजना AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 फरवरी 2026 को कहा कि अभी $70 बिलियन का निवेश चल रहा है और $90 बिलियन के प्रोजेक्ट घोषित हो चुके हैं। कुल मिलाकर $200 बिलियन से ज़्यादा निवेश आने की उम्मीद है। यह सब 2026 के बजट से शुरू हुआ। सरकार ने विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स छूट दी है अगर वे भारत के डेटा सेंटर से ग्लोबल क्लाउड सर्विस दें। इससे कंपनियां भारत में बड़े डेटा सेंटर बनाएंगी। AI हब बनाने के लिए गूगल ने $15 बिलियन का निवेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन और अमेजोन ने 2030 तक $35 मिलियन देने का वादा किया है। रिलायंस और डिजिटल रियलिटी जैसी कंपनियां भी $11 बिलियन का प्रोजेक्ट चला रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे नौकरियां बढ़ेंगी, स्टार्टअप मजबूत होंगे और भारत AI में अमेरिका, चीन के साथ मुकाबला कर सकेगा। राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़े डेटा सिटी बन रहे हैं। यह निवेश भारत को डिजिटल पावर बनाएगा और AI से जुड़े कामों के लिए दुनिया भर की कंपनियां भारत आएंगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि जापान से संबंधित है। जापान में 8 फरवरी 2026 को संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अचानक चुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने यह चुनाव जल्दी बुलाया था क्योंकि वे अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री बनी थी और अपनी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP को मजबूत बहुमत चाहिए था। चुनाव में LDP को बहुत बड़ी जीत मिली। पार्टी ने 465 सीटों में से 316 सीटें जीती, जो जापान के इतिहास में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। LDP की गठबंधन पार्टी जापान इनोवेशन पार्टी ने 36 सीटें जीती। कुल मिलाकर गठबंधन को 352 सीटें मिली। यह 2/3 बहुमत है, जिससे सरकार ऊपरी सदन के विरोध को भी पार कर कानून पास कर सकती है। सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वे रूढ़िवादी विचारों वाली हैं और रक्षा पर ज़्यादा खर्च, करों में कटौती और चीन के खिलाफ मजबूत रुख पर बात करती हैं। चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ताकाइची बहुत सम्मानित और लोकप्रिय नेता हैं। चुनाव के बाद ट्रंप ने उनकी भारी जीत पर बधाई दी और कहा कि यह उनकी बोल्ड और समझदार फैसले की वजह से हुआ। ट्रंप ने कहा कि वे ताकाइची के साथ कंजर्वेटिव पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा पर काम करेंगे। यह जीत ताकाइची को मजबूत बनाती है। अब वे कर कटौती, रक्षा बजट बढ़ाने और संविधान में बदलाव जैसे बड़े फैसले आसानी से ले सकती हैं। मार्च 2026 में ताकाइची अमेरिका जाकर ट्रंप से मिलेंगी। यह जीत जापान और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने वाली है, खास तौर पर चीन और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि कैलिफोर्निया से संबंधित है। दरअसल कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने 14 फरवरी 2026 को ब्रिटेन के साथ एक बड़ा क्लीन एनर्जी समझौता किया। इस डील से दोनों 2035 तक कार्बन गैस कम करेंगे। कैलिफोर्निया ब्रिटेन से सोलर और विंड एनर्जी की नई तकनीक लेगा और ब्रिटेन को कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में निवेश का मौका मिलेगा।
न्यूसम ने इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने का बड़ा कदम बताया और कहा कि अमेरिका के बिना भी दुनिया आगे बढ़ सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने इसे भविष्य के लिए अच्छा बताया, लेकिन 16 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील पर जोरदार हमला बोला। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर न्यूसम को लूजर कहा और डील को अमेरिका के लिए बुरा बताया। ट्रंप का कहना है कि कैलिफोर्निया अमेरिका का हिस्सा है, इसलिए विदेशी समझौता बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के नहीं हो सकता। उन्होंने क्लीन एनर्जी को फर्जी बताया और कहा कि इससे नौकरियां कम होती हैं। ट्रंप ने न्यूसम पर आरोप लगाया कि वे उनकी एनर्जी नीति यानी जो तेल गैस नीति पर जोर देती है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूसम ने जवाब दिया कि ट्रंप पर्यावरण के खिलाफ हैं और कैलिफोर्निया अपनी राह खुद चुनता रहेगा। यह विवाद ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच बढ़ते झगड़े को दिखाता है। पर्यावरण वाले समूहों ने डील की तारीफ की, लेकिन रिपब्लिकन नेताओं ने इसे गैरकानूनी कहा। ट्रंप ने न्यूसम को लेफ्टिस्ट लूजर कहा और 2028 चुनाव में सबक सिखाने की बात कही। अब अमेरिका में राज्य और केंद्र के अधिकारों तथा हरी ऊर्जा बनाम पुरानी ऊर्जा पर बहस छिड़ गई है। देखना है कि क्या ट्रंप इस डील को रोक पाएंगे या फिर नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि जापान और मलेशिया से संबंधित है। जापान और मलेशिया ने मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें जापान से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को पकड़कर मलेशिया भेजा जाएगा और वहां जमीन के नीचे स्टोर किया जाएगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा क्रॉस बॉर्डर कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रोजेक्ट है। जापान दुनिया के बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में से एक है। उसके उद्योग जैसे बिजली प्लांट, तेल रिफाइनरी, सीमेंट शिपिंग और स्टील से बहुत CO2 निकलता है। जापान के पास इतनी जगह नहीं है कि यह सब स्टोर कर सके, इसलिए वह मलेशिया की मदद ले रहा है। मलेशिया के पास पुराने गैस फील्ड्स हैं जहां CO2 को सुरक्षित तरीके से दबाया जा सकता है। यह योजना 2023 से चल रही है। जापान और मलेशिया ने समझौते किए जिसमें पेट्रोनास यानी मलेशिया की सरकारी कंपनी और जापान की कंपनियां जैसे मित्सुई, जेरा, कांसाई इलेक्ट्रिक, एनेओस और मित्सुबिशी शामिल हैं। 2025 में दोनों देशों ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2026 में पहली वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई जहां क्रॉस बॉर्डर CCS पर बातचीत हुई। प्रोजेक्ट 2030 तक शुरू हो सकता है। CO2 को जापान में पकड़कर लिक्विड बनाकर जहाज से मलेशिया भेजा जाएगा और वहां ऑफशोर गैस फील्ड्स में इंजेक्ट किया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा क्योंकि CO2 हवा में कम होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि CCS महंगा है और असल में फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल जारी करने का बहाना है। फिर भी दोनों देश इसे आगे बढ़ा रहे हैं। यह एशिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स का पहला बड़ा उदाहरण बनेगा और अन्य देशों के लिए रास्ता दिखाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। दरअसल यूरोपीय संघ में प्रवासियों के माइग्रेशन को लेकर नई नीति पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। यह नीति 2024 में पास हुई थी, लेकिन 2026 में इसे पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। इसे पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम कहा जाता है। इस नीति में मुख्य बदलाव हैं सीमा पर ज्यादा सख्त जांच, तेजी से फैसला कि शरणार्थी बने या नहीं, और अगर किसी देश से ज्यादा प्रवासी आए तो बाकी देशों को मदद करनी होगी। अगर कोई देश की मदद नहीं करता तो जुर्माना देना होगा। फरवरी 2026 में करीब 70 मानवाधिकार संगठनों, NGO और प्रवासी समूहों ने इस नीति का विरोध किया। उन्होंने इसे ICE स्टाइल कहा, यानी अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट जैसा सख्त और क्रूर। उनका कहना है कि यह नीति प्रवासियों को ज्यादा समय तक डिटेंशन सेंटर में रखेगी, बच्चों को अलग करेगी और शरण मांगने वालों को आसानी से वापस भेज देगी। संगठनों ने कहा कि यह नीति मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और लोगों को खतरे में डालती है। यह नीति अभी यूरोपीय संसद में विचाराधीन है। कुछ सदस्य देश जैसे हंगरी और पोलैंड पहले से विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे ज़्यादा प्रवासी नहीं चाहते। दूसरी तरफ जर्मनी, फ्रांस जैसे देश इसे लागू करना चाहते हैं ताकि बोझ बराबर बटे। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई संगठन अदालत में चुनौती देने की तैयारियां कर रहे हैं। EU का कहना है कि यह नीति अवैध प्रवास को रोकने और असली शरणार्थियों की मदद करने के लिए है, लेकिन विवाद बढ़ रहा है और आगे क्या होगा यह देखना बाकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द न्यूज़ 15।